थ्योरम की बात करेंगे और सबसे पहली जो आप लोगों को एप्लीकेशन पढ़नी है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल शेल। ध्यान से समझना प्लीज, ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे किसकी वजह से यार? एक थिन स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को फाइंड करनी है यार। अब हम लोग ये कहते हैं कि मैंने आपको ये बताया था कि गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट कैन बी रिटन एज E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q by epsilon 0। Q was the total charge, E क्या है? किसी भी सरफेस के लिए। और आपके पास ध्यान से देखो, जैसे कि एक स्फेरिकल शेल है यार, ये स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। ओके, एक स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस है बेटा कैपिटल आर। हम कहते हैं कि कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ले रहे हैं। हम सबसे पहले जो एप्लीकेशन है दैट इज स्फेरिकल शेल दैट इज कंडक्टिंग। ओके, कंडक्टिंग शेल है। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इसके लिए वो तीन रीजंस पे फाइंड करते हैं। कहाँ कहाँ? एनीवन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ फाइंड कर सकते हैं बेटा इस स्फेरिकल शेल के लिए? inside the shell, on the surface of the Yes. shell and outside the shell. राइट, सो इनसाइड द शेल सबसे पहले बेटा। अब मुझे ये बताओ कि जब हम लोग कंडक्टिंग शेल की बात करते हैं, कंडक्टिंग शेल के अंदर जब आप चार्ज देते हो यार, जब आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज का क्या होता है? एनी आइडिया किसी बच्चे को बेटा? उस चार्ज का क्या होता है? जो भी हम चार्ज देते हैं कंडक्ट, कहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? सरफेस पे, है ना? हम कहते हैं जो चार्ज आप देते हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है सरफेस पे। आराम से समझना, जो नहीं समझ में आए प्लीज पूछना यार। सरफेस पे ट्रांसफर हो जाएगा, और जब चार्ज सरफेस पे ट्रांसफर हो गया तो इनसाइड द शेल चार्ज कितना हो गया यार? इनसाइड द शेल चार्ज कितना हो गया? एनीवन, एनीबॉडी, कोई भी बच्चा बताओ। 0 चार्ज हो गया बेटा 0। समझो इस चीज को, चार्ज हो गया 0 क्योंकि जो भी चार्ज था वो सारा सरफेस पे चला गया। तो इनसाइड द सेल जो शेल है उसके अंदर चार्ज क्या हो गया? 0। और अगर चार्ज 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई यार? बताओ, एनीबॉडी? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो हम कहते हैं कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। और एक लाइन आप लोगों ने और भी पढ़ी होगी शायद यहाँ पर, कि हम लोग ये बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है यार। पता है क्या? कंडक्टर के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ओके, हाँ जी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज होता है, तो अगर चार्ज 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इनफिनिट नहीं हो जाएगी? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? दोबारा बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय चार्ज होता है। नहीं, बट वो तो तब होगा ना बेटा, सुनो सुनो सुनो, ऐसा तब हम लोग लिखते हैं जब आपको किसी पर्टिकुलर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बट अगर आपके पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते, है ना? दिस इज फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली आउटसाइड द सरफेस, एट द सरफेस। तो हम लोग बोलते हैं कि इसीलिए आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं करते। तो किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आई थिंक। सेकेंड इज एट द सरफेस। एट द सरफेस, सरफेस पे निकालते हैं बेटा हम लोग। सरफेस पे कैसे निकालते हो? कि ये आपके पास शेल है, यहाँ पर फिर से ये सरफेस है, एक सरफेस एरिया आपने ले लिया ds, जैसे मैंने आपको कराया था यार। ये O हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गई, ds यानी कि n कैप वेक्टर। ये बड़ी दिक्कत है यार बोर्ड में।
आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. सर स्क्रीन ब्लर है। आई थिंक ठीक है बेटा, राइट है ना। एट द सरफेस क्या होगा, क्या बता रहा था मैं, गॉस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी यार, देखो दैट इज E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन 0, पढ़ा था ना। E डॉट ds इज Q बाय एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। अब मुझे बताओ E और ds में कितना एंगल है यार, E और ds में कितना एंगल है एट द सरफेस, एनीबॉडी? Zero. हाँ, क्योंकि देखो यही तो समझाया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, और एन कैप भी क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल है, तो दोनों बाहर की तरफ हैं, तो एंगल हो गया 0। तो दिस इज EDS cos 0 इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन 0। ध्यान से देखो, cos 0 कितना है यार, 1। Yes, क्या आ sir. गया, ऐसे आ गया देखो, EDS इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन 0। ई बाहर निकाल लो यार, इंटीग्रल ऑफ ds कितना है, इंटीग्रल ऑफ ds स्फीयर 4 के लिए pi बेटा, r अगर square. हाँ अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो हम लोग लिख सकते हैं ना 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन 0, या E को लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। नहीं लिख सकते, बताओ आए क्या दोनों केसेस समझ में? बताओ भाई सब लोग प्लीज, दोनों केसेस क्लियर होने चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो यार, नहीं आया जिसको। यस एनीबॉडी? बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन? No, sir. बाकी और किसी बच्चे को? कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कनेक्ट नहीं हो रही, ऐसा क्यों? डन, यहाँ तक हो गया बेटा। यस नो? Yes, sir. ठीक है चल, अब इसके बाद देखो, ये हमने बात की दो केसेस यार, एक तो इनसाइड द सरफेस, एट द सरफेस। तीसरी बात हम लोग करेंगे कहाँ की यार, आउटसाइड द सरफेस। और कोई बच्चा अगर बता पाए बेटा आउटसाइड द सरफेस क्या होना चाहिए, आउटसाइड द सरफेस क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले, क्या फर्क पड़ेगा? अब ये गॉसियन सरफेस इधर आ गई, देखो ध्यान से लॉजिक समझो यार, ऐसे बन गई ना अब, और ये क्या हो गया यार, ये स्मॉल आर हो गया। तो अब आपके पास यहाँ सर ds एरिया हो गया,
सब चीजें सेम रहेंगी। देखो फर्क किस पे पड़ा यार, किस पे फर्क पड़ा बताओ कोई बच्चा देख करके डायग्राम, डिफरेंस कहाँ आया? रेडियस में। रेडियस। हाँ आर पे फर्क आया है ना। यानी कि आपके पास आर ना, कैपिटल आर, सिर्फ क्या करना है, रिप्लेस करना है कैपिटल आर को स्मॉल आर से। ये फॉर्मूला बन गया यार, देखो ध्यान से, क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ आनी चाहिए आराम से। देखो सब लोगों को, जिसको नहीं आए वो पूछ सकता है यार। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा बेटा। और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, जब आप ग्राफ बनाते हो ई वर्सेस आर, तो कैसा आना चाहिए यार? देखो ऐसा ग्राफ आएगा, इस ग्राफ को समझना। ये 3 रीजंस हमने बना लिए। कैसे? आर इज इक्वल्स टू आर, आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज लेस देन आर। यहां पर जब आर लेस देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यार? 0 इनसाइड। यहां पर ई क्या है बेटा? मैक्सिमम। और आउटसाइड जब आप जाओगे तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर स्क्वायर के। तो यानी कि जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा ई क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। पूछ लो जो भी नहीं समझ आ रहा, कोई भी पूछ सकता है यार, पूछने में कोई शर्माने की जरूरत नहीं है किसी को। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में है, समझ आया क्या ग्राफ? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, देखो क्या होगा, आपने यहाँ पे लिया गॉसियन सरफेस, आप यहाँ पे ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी ना। देखो क्योंकि Q कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, तो E तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यार आर स्क्वायर के, नहीं हुआ? यस सर। है ना बेटा? यस। और कोई क्वेश्चन? हाँ, किसी के दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आए तो प्लीज पूछ लेना। कुछ भी पूछना चाहते हैं बेटा, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ ले, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी समझने के लिए, है ना? हो गया जी, चले आगे। यस डन। यस सर। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा। फिर हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हो ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर दैट इज नॉन कंडक्टिंग। अब इसमें डिफरेंस समझना, बहुत ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को निकालनी है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। इसमें क्या होगा यार? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर आपके पास क्या है? स्फीयर है, ठीक है, आपके पास एक स्फीयर बेटा, नॉन कंडक्टिंग है यार। नॉन कंडक्टिंग का मतलब, व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन कंडक्टिंग? यस, एनीवन? किसी को नहीं पता नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब है यार? ऐसा तो नहीं हो सकता यार। किसी को ये ना पता हो नॉन कंडक्टिंग मींस? सर वो चार्ज इनक्लोज नहीं करेगा। नहीं बेटा,
नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि आपके पास चार्ज जो है ना, जो चार्ज आप जहां पे दोगे वो वहीं पे रहेगा, चार्ज को कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्ट नहीं करेगा का मतलब है कि चार्ज को सरफेस पे ट्रांसफर नहीं करेगा। तो चार्ज जहां पर है, जैसे चार्ज यहाँ पर है, इनसाइड है, वो चार्ज इनसाइड ही रहेगा। हम लोग मान के चलते हैं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से सुनना, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब क्या हुआ, मतलब जो चार्ज है वो पूरे स्फीयर के अंदर है, एज इट इज पूरे स्फीयर के अंदर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो बहुत थ्रूआउट द। तो इशू ये है क्या पागल? चार्ज हाय जो भेजी जा रही है मेरे पास। charge is uniformly distributed inside the surface। ये मतलब है इसका ऐसे। अब ध्यान से समझना, इसमें भी तीन तरह से निकालना है बेटा हम लोगों को, इनसाइड द सरफेस, एट द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। जब इनसाइड द सरफेस निकालेंगे तो बाय गॉस थ्योरम E डॉट डी एस, ध्यान समझना करना क्या है। अब हम ये कह रहे हैं कि आप इनसाइड द सरफेस निकाल रहे हो, मान लेते हैं सर। यहाँ तक निकाल रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस बना लिया यार मैंने। हाँ जी सर ऑटो ज्वाइन ऑन है, एक स्टूडेंट है ज्वाइन नहीं कर पा रही तब से। बट बेटा मैंने तो हाँ वो ही है कि मैंने अलाउड कर रखा है कि ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे डायरेक्टली ना, मतलब मुझे एक्सेप्ट ओके करने की सर। जरूरत नहीं है। हाँ जी, ओके सर। है ना। आपके पास क्या है, देखो जैसे ये गॉसियन सरफेस है, समझना ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेटा आपके पास एक गॉसियन सरफेस हमने बना दिया, ये E है, ये n कैप है, ओके। क्वेश्चन है E डॉट डी एस इस स्फीयर के लिए अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखना, Q बाय एप्सिलॉन 0, तो मैंने इसको लिखने में ना जानबूझ के दो गलतियां कर दी यार। अगर वो दो गलतियां पकड़ लो तो मैं समझ जाऊंगा कि बहुत अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो या आती है आपको। एनीवन समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? नहीं, क्या कह रहा हूं मैं कि आपके पास गॉस थ्योरम से E डॉट डी एस होता है Q बाय एप्सिलॉन 0, लेकिन जब हम लोग इस सरफेस पे लगाते हैं ना, इस इतनी सरफेस पे निकाल रहे हैं, पूरे स्फीयर की रेडियस है कैपिटल R, मैंने सिर्फ स्मॉल r रेडियस का इनसाइड स्फीयर लिया, छोटा सा स्फीयर लिया, तो इस फॉर्मूले में कहीं दो गलतियां हो गई, बताओ कहां कहां? क्वेश्चन ये है, बताओ जी गलती कहां कहां हो गई बेटा इसके अंदर? एनीवन, एनीबॉडी, एक ही पकड़ लो गलती, सोच के बताओ, इतने सारे बच्चे हो यार, कुछ तो बता पाओगे, ऐसे थोड़ी है। 12th वैसे भी आप लोग पढ़ के आए हुए हो, और कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। बोलो जी। नहीं, नो, नो आइडिया। हाँ, क्यू में क्या गलती है बेटा? सर सरफेस में चार्ज क्यों नहीं होगा? हाँ, फिर क्या होगा बेटा? कम होगा, ज्यादा होगा? हाँ, सबसे पहली गलती यही है। वेरी गुड सर, ट्राई करो आप लोग ना। मुझे हमेशा ध्यान रखना, कॉलेजेस के अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आता। मैं बहुत सारे टीचर से बात करता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, और सब यही कहते हैं कि यार बच्चे पढ़ने ही नहीं चाहते, बच्चों को रिस्पॉन्स ही नहीं है, जीरो रिस्पॉन्स है। बेटा जब रिस्पॉन्स जीरो होगा तो फिर टीचर्स का क्या होता है कि फिर सोचते हैं कि ठीक है यार नोट्स दे दो, बच्चा अपने आप पढ़ लेगा। बट मैं उस तरह से चीजें नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करो,
जो भी डाउट्स हैं आप लोग पूछो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे से पूछो, आप नहीं बताओ तो बता दो, लेकिन कोशिश तो करो, है ना। थोड़ा सा ज्यादा आंसर गलत भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटरेक्शन जरूरी है, दैट्स इट। क्या है बेटा, यहाँ पर होना चाहिए क्यू डैश, पहले तो आप ऐसे समझो, क्योंकि टोटल चार्ज तो क्यू ये पूरे का है ना, पूरे स्पेयर का टोटल चार्ज है क्यू। यहाँ पर जो चार्ज है वो टोटल क्यू थोड़ी ना इनक्लोज कर लिया आपने, वो तो कम इनक्लोज किया है, तो लेट्स से दैट इज क्यू डैश, है ना, उसको मैं क्यू डैश बोल देता हूँ। एक गलती और रह गई यार छोटी सी, बताओ कहाँ, अगर कोई बता पाए तो। एक गलती और रह गई यार, क्या? अच्छा, एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, ये पता है आप लोगों को? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड फ्री स्पेस है क्या? सॉलिड स्फीयर के इनसाइड फ्री स्पेस होता है क्या बेटा, या नहीं होता? नहीं होता। क्या होता है सॉलिड, क्या होता है? मीडियम होता है ना? नहीं, क्या होता है बेटा? मीडियम। तो ये एप्सिलॉन एम होना चाहिए। डिफरेंस समझ आया क्या? लॉजिकली समझ आया क्या? इज दिस क्लियर? नो? ठीक है। Yes, अब क्या है बेटा, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखना जरा प्लीज। ई डॉट टी एस, फिर से ई टी एस कॉस जीरो, ऐसे, फिर से कॉस जीरो 1 हो गया, वो तो सेम ही रहेगा, सब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। डी एस एस क्यू है, ऐसे क्यू डैश बाई एप्सिलॉन, क्या आ गया फिर से 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखते जाओ प्लीज। तो ई आ गया क्यू डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर, नहीं, क्यू डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर, ये आ गया। अभी खत्म नहीं हुई डेरिवेशन, अब जरा ध्यान से देखना। हम कहते हैं इफ रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है यार, तो रो को आप दो तरह से लिख सकते हो, ध्यान समझना। कैसे लिखूंगा? क्यू डैश बाय 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब। जिसको जो नहीं आया वो प्लीज पूछ ले, यही मैं कह सकता हूँ। क्या किया है ये, देखो हम कह रहे हैं रो इज द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बताया था, रो को हम लिखते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैंने आपको बताया था अगर याद हो तो, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैसे लिखेंगे? इतना चार्ज अगर आप ले रहे हो, इतना चार्ज कितना है, क्यू डैश डिवाइडेड बाय इतने ही तो वॉल्यूम लूंगा, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम शुड बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये स्टेप समझ में आया क्या, बताओ? यस सर। ठीक है बेटा, तो ये समझ आना चाहिए सबको, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसके बराबर होना चाहिए। अच्छा, जब ये इसके इक्वल होगा, ध्यान से देखना आप फिर से, तो पहली बात तो मैं क्यू डैश को लिख सकता हूँ यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब रो, क्यू डैश को लिख सकता हूँ ना, और फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो आप क्यू डैश की, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर। क्या किया यार, क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, देखो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो ध्यान से क्या बचा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, ये बचा है यार। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, यानी कि इनसाइड द स्फीयर, ध्यान से सुनो, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आर के रेडियस के। जितना आप आगे जाते जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती चली जाएगी। द पॉइंट इज, क्वेश्चन इज, कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए यार? क्या कहीं ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो? बताओ कोई बच्चा। सेंटर पे। यस, वेरी गुड।
आंसर इज सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है ना, सिर्फ सेंटर पे जीरो हो सकती है, आप ध्यान से देख लो क्योंकि ई प्रोपोर्शनल है आर के। नोट करो इसे जल्दी से। हो गया बेटा नोट? देखो तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ है? एट सेंटर, बिकॉज एट सेंटर आर इज जीरो, तो ई क्या होगा? जीरो। पर सेंटर के अलावा कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ये चीज समझ आनी चाहिए। दूसरी बात क्या समझ आनी चाहिए, जो मैंने आपको ये बताया, देखो ये फॉर्मूला q डैश बाय 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, q डैश आ गया q r क्यूब बाय r क्यूब, है ना। फिर से इसे फर्स्ट में पुट कर दो आप। क्या था फर्स्ट इक्वेशन? ये थी ना यार, इसमें पुट कर दो। देखो 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन m, so this is qr 4 पाई r क्यूब एप्सिलॉन। ऐसे दो फॉर्मूले बनते हैं यार, दोनों फॉर्मूले एक ही तरह के हैं, बस अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं। जो पहले वाला फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, देखो ये वाला फॉर्मूला बनाया है चार्ज की फॉर्म में, ये डिफरेंस। ओके जी, तो ये इनसाइड वाला केस हुआ यार, इसे नोट करेंगे प्लीज। सर हाँ जी एक स्टूडेंट को अलाउ कर दो। मैंने ऑटोमेटिक अलाउ कर रखा है यार, तो क्यों नहीं बच्चे ज्वाइन हो रहे पता नहीं। सर पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा उसका। अच्छा क्योंकि मैंने तो बेटा ऑटो अलाउ कर रखा है, मतलब जो भी बच्चा आएगा अपने आप हो सकता है ज्वाइन। ओके सर। चलो करो इसे। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग बेटा ऑन कर रखी है, जो बच्चा नहीं किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो मुझे व्हाट्सएप कर देगा, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। हाँ बेटा, अगर आप बोल नहीं रहे तो प्लीज माइक बंद कीजिए, है ना। जो बोलेगा वो ऑन कर सकता है, ये मैंने अलाउ कर रखा है। ठीक है, इज दिस क्लियर? बताओ यार, ये केस समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, हाँ समझ आना चाहिए यार, तभी फायदा है। ओके अब देखो दूसरा केस हम लोग बोलते हैं सेकंड। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि जब आप बात करते हो एट द सरफेस, सेकंड केस की जब हम लोग बात करते हैं यार एट द सरफेस, और जब हम थर्ड केस की बात करेंगे आउटसाइड द सरफेस, तो दोनों ही केस ना बिल्कुल सेम आएंगे, दोनों ही केस बिल्कुल सेम आएंगे जो कंडक्टिंग स्फीयर में आए थे। यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग के अंदर सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो कौन से केस में आता है? इनसाइड वाले में, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। क्योंकि इनसाइड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ क्या है? जीरो है स्फेरिकल शेल के लिए, कंडक्टिंग के लिए। लेकिन नॉन कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। लेकिन एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वो ही होगी यार जो उसमें थी। लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्या लॉजिक है? क्योंकि जब हम लोग सरफेस में देखते हैं तो चार्ज चाहे अंदर हो चाहे चार्ज सरफेस पे हो,
हमेशा चार्ज एनक्लोज देखा जाता है, हमेशा चार्ज एनक्लोज देखा जाता है। तो टोटल चार्ज तो पूरा आ गया, अब क्यू आ गया, और वैसे भी अब मीडियम नहीं रहा, तो इसलिए हम कहते हैं कि लॉजिक क्या है कि ये बिल्कुल सेम रहेगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये दोनों एज इट इज आप नोट कर सकते हैं, जो कंडक्टिंग वाला था एज इट इज रहेगा यार, बिल्कुल सेम रहेगा कंडक्टिंग वाले दोनों केसेस जो मैंने आपको बताए थे, और दोनों का रिजल्ट भी बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आता यार, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग जब ग्राफ बनाओगे ई वर्सेस आर, आप लोग जब ग्राफ बनाओगे बेटा ई वर्सेस आर, तो कैसा बनेगा? बता सकते हो कोई बच्चा, कहाँ चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा प्लीज? फिर से 3 रीजन है, बताओ यार प्लीज, कोई ऐसे नहीं काम चलेगा। क्या करूं अब इस ग्राफ के अंदर, जैसे पहले बनाया था उसमें और इसमें क्या रहेगा? एनीबॉडी? फर्स्ट में सर पीक पे जाएगा। कैसे होगा बेटा? देखो ये 2 रीजन तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि जब भाई रिजल्ट सेम है तो ऑब्वियसली ग्राफ भी सेम रहेगा। सोच के देखो, ऐसे और ऐसे, यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। ऐसे बनना चाहिए बेटा, और सबको समझ में भी आना चाहिए। तो E0 सिर्फ कहां पर है? सेंटर पर, जो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद इनसाइड, ये हो गया इनसाइड, ये हो गया सरफेस पे, और ये हो गया आउटसाइड, राइट। तो इनसाइड क्या है? ई प्रोपोर्शनल है आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, और आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर स्क्वायर। बताओ, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है बेटा, इसे नोट करो प्लीज, ये समझ आना चाहिए आप लोगों को। 2 एप्लीकेशंस दोनों मैंने बता दी। कोई भी क्वेश्चन आता है दिमाग में, बाद में भी आता है तो भी पूछ सकते हो, और अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो भी आप लोग पूछ सकते हो। तो ये स्फेरिकल शेल के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया। मैंने 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी बताई थी, अगर आपको याद हो तो। एक हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक हमने पढ़ा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक हमने पढ़ा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है बेटा। तो यहाँ पर क्योंकि ये 3 डायमेंशन पिक्चर था, इसलिए हमने यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज किया। ओके, अब इसके बाद हमें 2 एप्लीकेशन हो रहे हैं आपके सिलेबस में, इसी के अंदर आप देखेंगे ध्यान से। तो वो 2 एप्लीकेशंस नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराऊंगा बेटा, और फिर इससे आगे, यानी कि ये टॉपिक जो है हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में इसके बाद मिलेंगे बेटा आप लोगों से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, और जिस बच्चे को बोल देना रिकॉर्डिंग चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, आई कैन सेंड। ओके, चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।